अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। नाजरीन, मुल्क के अजीज को वजूद में आए 75 साल हो चुके हैं। ये बात अब तक दीवाने का ख्वाब महसूस होने लगी है कि पाकिस्तान भी तरक्की की मनाजिल तय करके कभी उस मकाम तक पहुंच सकेगा जहां हमारे साथ और हमारे बाद आजाद होने वाले ममालिक अब तक पहुंच चुके हैं। क्या नहीं है इस मुल्क में? देखा जाए तो क्या कुछ नहीं है इस मुल्क में। माशाल्लाह से हर तरह का मौसम यहाँ पर है। हर तरह का के मौसम के अलावा मादनियात से लबरेज जमीनें हैं, दरिया है, समंदर है, पहाड़ है और मेहनती आवाम, बहादुर अफवाज, मगर शायद नहीं है तो अखलास ही नहीं है लगता है। सियासतदान स्टैब्लिशमेंट पर और स्टैब्लिशमेंट सियासतदानों पर इल्जाम तराशी करके अपनी अपनी जिम्मेदारियों से ओहदा बरा हो जाते हैं। आज भी मुस्लिम लीग नून के साबिक वजीर तलाल चौधरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और करते हुए पे दर पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का मकसद तो समझ से बाहर है, मगर उन्वान सिर्फ एक ही होता है, यानी कि इमरान खान। और आज भी बहुत गर्मा गर्म तनकीद जारी थी। वो क्या कहते हैं आइए आपको सुनवा देते हैं। तुम्हारे किरदार से ये जो अमेरिका ये पर्दा उठेगा तो इसमें से लोगों को वो अंगूठियां, वो हीरे, वो हार नजर आएंगे। जैसे इमरान, तुम्हारे किरदार से ये जो अमेरिका की अदालत में दिया गया एफिडेविट है तुम्हारा है, ये किसी और का नहीं है। अगर तुमने अपने हाथों से ये एफिडेविट ना दिया होता तो शायद आज भी बात हमारे पास ना होता, तो आज भी बात ना करते। लेकिन पाकिस्तान की अदालतों को और पाकिस्तान में निजाम इंसाफ को एक जैसे स्टैंडर्ड पर फैसले करने होंगे। सब लोगों को एक तकड़ी में तोलना होगा। इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो तभी हो सकती है जब कानून का नफाज सब पर एक जैसा हो। कैसे फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो सकता है? दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी भी मीडिया से बात करते हैं आज, और NRO 2 के बाद हुकूमती अरकान को मिलने वाले रिलीफ के हवाले से बात कर रहे थे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये भी कहा कि हम इन केसेस को सुप्रीम कोर्ट में खोलने जा रहे हैं। मजीद क्या कहना था ये वो भी सुन लेते हैं। और हम ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज का केस और ये शहबाज शरीफ और हमजा का केस सुप्रीम कोर्ट में आप खोलें, और ये जिस तरीके से अपीलें फाइल हुई हैं और फिर इनकी डिसीजन हुई है, इसको सुप्रीम कोर्ट एक दफ़ा देखे। इतनी बड़ी डकैतियाँ जो मरियम नवाज ने, शहबाज शरीफ ने, फैमिलियों ने ये मारी हैं पाकिस्तान में, इस तरह से अगर वो सारा पैसा लेके यूके चले जाएंगे तो फिर बताएं पाकिस्तान के 20 करोड़ लोगों का यहाँ पर उनकी जो हक तलफी हुई है उसको कौन प्रिजर्व करेगा, उसका कौन जो है मदावा करेगा। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को इसको प्रोसीड करना चाहिए और उतनी ही तेज़ी से करना चाहिए जितना इमरान खान के खिलाफ केस जो हैं वो तेज़ी से चल रहे हैं आजकल, और जिस तरह से इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन के केसेस तेज़ी से चल रहे हैं। असल पैसा तो ये है जो ले गए हैं, इमरान खान के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन आप रोज चला रहे हैं। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाह महमूद कुरैशी ने तहरीक इंसाफ के अरकान की जानिब से दिए गए इस्तीफों के हवाले से पाए जाने वाले अबहाम को दूर करने के लिए भी इस्तीफों की दोबारा तजदीद के लिए स्पीकर को लिखे गए खत के बारे में और अपने दस्तखत शुदा खत के बारे में मीडिया के सामने दिखाया और कहा। क्या कहा आइए वो सुनते हैं। मेरे दस्तखतों के साथ ये खत मैं भेज रहा हूँ एज वाइस चेयरमैन ऑफ PTI और डिप्टी पार्लिमानी लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कि मैं स्पीकर साहब को भेज रहा हूं कि हमें वो वक्त दें, हमें वो बुलाएं, ताकि हम इज्तिमाई तौर पर उनके सामने पेश हो सकें और अपने इस्तीफों का अयादा कर सकें और तजदीद, अपने उस फैसले की तजदीद कर सकें। ये फैसला हुआ है और उस फैसले पर खान साहब ने कहा कि उसका ऐलान। एक जानिब मुल्की सियासत है नाजरीन, जो कि सियासतदानों को हर रोज एक नया कट्टा खोलने पर मजबूर करती है। नया कट्टा खोलने के बाद के बाद पे दर पे नए कट्टे खुल रहे हैं, नए असबाब खुल रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब अफगान बॉर्डर पर भी सुकून नहीं है। ना सिर्फ अफगान बॉर्डर पे बल्कि जो आपका KPK है, वहां पर भी आपका सुकून नहीं है। अफगानिस्तान की जानिब से, पहले तो अगर मैं अफगान बॉर्डर की बात करूं तो गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान की शहरी आबादी पर की जाने वाली गोलाबारी के बाद, कीमती जाने जाया होने के बाद सूरत हाल कंट्रोल करने का कहा था। मगर आज फिर
बॉर्डर पे गोलाबारी जारी है हुकूमत से, और दूसरी तरफ अगर खैबर पख्तूनख्वा में देख ले तो खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमत जो है वो भत्ताखोरी और इस किस्म की जो वारदातें हैं उनको जो है अभी तक रोकने में नाकाम नजर आती है। और उसी जमन में वहां के ताजरों ने और लोगों ने वजीर आजम साबिक वजीर आजम इमरान खान को और वहां के कोर कमांडर को खत भी लिख दिया है सारी सूरत हाल के ऊपर। साथ ही अफगानिस्तान की तरफ से जो चमन पे हो रहा है वो भी सूरत हाल जो है वो बड़ी अलार्मिंग है। अब सवाल यह है कि हुकूमत से ना तो मुल्क के अंदर हालात संभाले जा रहे हैं, ना पड़ोसियों से बात हो रही है, ना मईशत संभाली जा रही है, ना एक ऑपोजिशन की जमात को कंट्रोल कर पा रहे हैं। ये तमाम मौजूआत है जिनके ऊपर बात करने के लिए हम आज अपने पैनलिस्ट की तरफ जाएंगे। सबसे पहले लालचंद मली साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद हैं, यासीन आजाद साहब मुस्लिम लीग नून से मौजूद होंगे और सेंटर ताज हैदर पीपल्स पार्टी से मौजूद होंगे। आप तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले लाल चंद मली साहब की तरफ आऊंगी। सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल रिता, आपकी आवाज आ रही है। सबसे पहले तो मैं आपकी तरफ आऊंगी सर। वेरी इंपॉर्टेंटली सिचुएशन हमारे सामने है, जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, लेकिन बिफोर कमिंग ऑन सिक्योरिटी और इकोनॉमी मैं जरा सियासी उस पर बात करना चाहती हूँ कि जो आप लोगों ने इस्तीफों की तस्दीक के लिए स्पीकर कौमी असेंबली को भेजा है और तजदीद का मामला भी सामने आया है शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से, तो ये कब तक अब मुतवक्के है? क्योंकि एक तरफ जराए ये भी बता रहे हैं कि जी आपने इस्तीफों की तस्दीक के लिए स्पीकर कौमी असेंबली से वक्त भी मांगा है। रिता शुक्रिया। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए इस्तीफों के बारे में कि 8 अप्रैल को हमारी हुकूमत गई थी और 11 अप्रैल को हमने कौमी असेंबली में पेश होकर मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने ऐलान किया था कि हम इस्तीफा दे रहे हैं। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। और उसके बाद एक प्रोसेस हुआ था और उस प्रोसेस के तहत उस वक्त क्योंकि स्पीकर साहब इस्तीफा दे चुके थे तो एक्टिंग स्पीकर कासिम सूरी साहब थे। कासिम सूरी साहब ने वो इस्तीफा कबूल किए और उसके बाद सेक्रेटरीट ने उसको नोटिफाई भी कर दिया। लेकिन उन्हीं दिनों में क्योंकि फिर नई एक हुकूमत जो रिजीम चेंज हुआ और ये नाइल करप्टोला टेक ओवर कर चुका था, इन्होंने उनको विदहेल्ड किया और उन इस्तीफाओं को बहाने टेक्निकल बहाने बनाकर रोक दिया। और फिर लेटर स्टेज पे आपने देखा इन्होंने एक शरारत की और एक कोई 11 हमारे जो एमएनएस थे उनका इस्तीफा कबूल कर लिया। ये समझते थे कि ये वो सीट है जहां पे हम जो है बाई इलेक्शन करा के जीत कर अपनी जो हुकूमत है उसको इस्तेकाम दे सकते हैं। लेकिन इमरान खान ने वहां भी इनको धूल चटाई। और उसके बाद कल एक डेवलपमेंट हुई, आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में पहले स्पीकर कौमी असेंबली और कल सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जज साहब ने कहा कि पीटीआई के मेंबरान जो है वो तनख्वाहें भी ले रहे हैं और असेंबलीज में भी नहीं जा रहे हैं। तो मैं ये वाज़ेह कर दूं, आज फवाद चौधरी साहब ने वाज़ेह कर दिया है कि कोई मेंबर असेंबली जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी न तनख्वाह ले रहा है ना उनके पास हुकूमत की जानिब से या असेंबली की जानिब से कोई उनके पोजीशन में या उनके पास कोई गाड़ी है। उसके अलावा आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का ये भी ऑब्जर्वेशन आई है जो नैब लॉ से लेके मुख्तलिफ लॉज के मुतालिक है कि भाई जो कंप्लीटली नहीं है असेंबली वो लॉज पास करेगी तो उसकी वैलिडिटी क्या होगी। लिहाजा इस पूरी चीज को नजर में रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने ये फैसला किया कि मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब एक स्पीकर को खत लिखें और उस पर कहें कि हम जो है व्हाट वी से वी मीन इट, जो हम कहते हैं हम करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम इस्तीफा दें, हमारा इस्तीफा आपके पास है और आप हमें नेक्स्ट वीक में कोई भी डेट दे दें तो हम सब मेंबरान इज्तिमाई तौर पर आकर अपने इस्तीफाओं की तस्दीक कर देंगे। अब देखना है बाल जो है स्पीकर साहब के और हुकूमत के कोर्ट में है कि वो जैसे गुज़िश्ता 7 माह से इस मुल्क के साथ खेलते आ रहे हैं वो अपना खेल जारी रखते हैं या वो आइन और कानून के मुताबिक हमारे इस्तीफाओं पे फैसला करके उन सीटों पे बाय इलेक्शन का ऐलान करते हैं। लेकिन जो तारीख बताती है, आपने देखा था 2014 में भी हमने इस्तीफा किए थे तो इन्होंने कबूल नहीं किए थे। इस दफा भी जो इन्होंने इनको प्रोलॉन्ग किया है इस प्रोसीजर को, लेकिन आप देखें अगर वो नहीं भी करते, अगर स्पीकर साहब नहीं भी मंगाते तब भी
ये मुल्क जो है नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आप देखेंगे एक इलेक्शन मोड में चला जाएगा। 17 तारीख को एक डेट अनाउंस हो जाएगी, उसके तहत पंजाब और सुबह केपी की जो असेंबलीज डिसॉल्व कर दी जाएंगी। वो कोई 60 to 65% आप टोटल पाकिस्तान बनता है, वहां पे ऑलरेडी एक इलेक्शन का माहौल बन चुका होगा। आपने फैसल वाडा साहब का आज का ट्वीट देखा है? फैसल वाडा साहब वो शख्स है जो एक सांप के जो कहते हैं आसीन के सांप वो है, उनको वो अब रिलेवेंट हो गए हैं। फैसल वाडा की जब वो इमरान खान के साथ बैठते थे वो पूरी दुनिया देखती थी, तो एक उनकी इज्जत होती थी, वो उन्होंने खुद ही अपनी इज्जत को खराब किया है। तो फैसल वाडा को तो कोई आजकल ना सुनता है ना देखता है। फैसल वाडा की बात आप छोड़ दें, आप जो इमरान खान, क्योंकि ये पाकिस्तान इमरान खान की तरफ देखता है, जो एक निडर लीडर है, एक बेखौफ लीडर है, और वो जो कहते हैं वो उनको सुना जाता है। और उन्होंने जो कहा है आप देखेंगे ये असेंबलीज डिसॉल्व हो जाएंगी इसी महीने में और हम एक इलेक्शन मोड में चले जाएंगे। और ये जो अभी ऐलानात कर रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब और हुकूमती जो भी अहदेदारान हैं कि हम इनसे इलेक्शन करेंगे और इलेक्शन में जाएंगे, आप देखिएगा ये इलेक्शन कराने में इन दो सूबों में भी अपने रंडके डालेंगे, अपने ऑब्स्टेकल्स डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की आवाम और ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर ये इलेक्शन मोड में चले गए और पंजाब में और केपीके में जो है इमरान खान की हुकूमत नहीं रही तो इमरान खान को हम गिरफ्तार कर लेंगे, इमरान खान को परेशानी होगी। ये डराने और धमकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि उनके एहसास तमाम मजबूत है। वो डर खौफ में आते तो कब का आपको एनआरओ दे देते, कब की अपनी हुकूमत बचा लेते। इमरान खान नाम ही जो है ना डरने का है। उन्होंने पूरी कौम को एक हकीकी आजादी का सबक दिया। जब सबसे पहले आपने बात की आज कि भाई जो पाकिस्तान के 7 ममालिक आजाद हुए जैसे बांग्लादेश, वो आज जो है आगे चले गए। हमसे तो अफगानिस्तान का रुपया जो है वो ज्यादा मजबूत हो गया। हम पीछे क्यों हैं? हम इसलिए पीछे हैं कि हम पर ये करप्ट, चोर, नाअहल और गुलाम ज़हनियत के जो लीडरशिप है वो बार बार हम पर जो है नाफिज की जाती है, वो हम पे इम्पोज की जाती है। जिनका काम सिर्फ मुल्क को लूटना है, जिनका खुद को एनआरओ 2 देने का है। जिस तरह आपने देखा है कि सारे अमल में 7 माह में इन्होंने क्या किया है। 7 माह में इन्होंने नैब लॉ पास किया जिसके तहत ये इन्होंने अपनी सारे केसेस खत्म किए। ये जो बाहर भागे हुए थे मुल्क से, मफरूर थे, अपने केसेस इन्होंने माफ कराए, इन्होंने प्रोसिक्यूशन को तब्दील कर दिया। पहले इसाक डार साहब आए, फिर आपने देखा सुलेमान शहबाज साहब आए, फिर जो भी इनके ये जो अब मोहतरमा जो है वो बाहर चली गई। इनका जो मेन लीडर है जिसको ये कहते हैं कि हमारा वो रूहानी लीडर भी नवाज शरीफ है, वो एक 50 रुपए के स्टाम्प पे पेपर पे इस मुल्क से भागा हुआ है। वो मुल्क आने के लिए तैयार नहीं है। उनकी औलादें बाहर हैं, उनकी जायदादें बाहर हैं, उनके कारोबार बाहर हैं, और वो बाहर बैठ के ये दावाएं करते हैं कि हम पाकिस्तान की खिदमत करेंगे और पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां देंगे। लेकिन वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है। या उनके कारकुन, उनके रहनुमा हर बार ऐलान करते हैं, कभी लतीफ गिल साहब ऐलान करते हैं, कभी अयाज सादिक साहब ऐलान करते हैं कि इस हफ्ते आ रहे हैं, 15 दिन में आ रहे हैं, लेकिन उनका कहीं आपको नजर नहीं आया कोई निशान। जब तक वो चाहते हैं कि मुझे यहाँ से एक और एनआरओ के तहत, क्योंकि पहले ये एनआरओ के आदी रहे हैं, पहले मुशर्रफ के बूट चाट के इन्होंने एनआरओ लिए, अभी मुल्क से भाग के इन्होंने एनआरओ लिया है। अब दोबारा इन्होंने जो है आपने देखा कि 29 तारीख को वो लीडरशिप चेंज हो गई, बाजवा साहब ने इनको एक और एनआरओ दिया। एक ये सिर्फ एनआरओ के तहत ही इस मुल्क को चलाना चाहते हैं, अपनी जायदादें, मुल्कियतें, असासे बचाना चाहते हैं, इस मुल्क को लूटना चाहते हैं। जो नारा ये लेके आए थे कि हम महंगाई खत्म करेंगे, आज महंगाई जो है एक ऐसे हद तक पहुंच गई है जो पाकिस्तान। मैंने अदर पैनलिस्ट पे भी जाना है, बहुत देर हो गई है। लालचंद मलिक साहब, आई गॉट योर पॉइंट। यासीन आजाद साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। यासीन आजाद साहब, there are number of challenges in front of the government. आपका जो बंदा आता है इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान करके चला जाता है। आई रिमेम्बर 2013 में नवाज शरीफ साहब ने बड़ा कैटेगरी में बार बार अपने प्रोग्राम में इसलिए इस बात का जिक्र करती हूँ कि इट इज ऑन रिकॉर्ड। 2013 में जब आपकी गवर्नमेंट आई थी तो नवाज शरीफ साहब ने कैटेगोरिकली मना किया था कि जी पुरानी हुकूमत के ऊपर हमने कोई बात नहीं करनी है, उनकी परफॉर्मेंस पे वी हैव टू डिलीवर आवरसेल्फ। सो दिस इज सेम गोज टू दिस टाइम एज वेल ना?
आज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी बात की, शी इज ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन। वह इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का काम ये कि वो आके ये बताए कि जो मुल्क की किटी में पैसा नहीं है वो क्यों नहीं है, लोगों का मार्केट पर एतमाद नहीं है वो क्यों नहीं है। इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाता है चमन के अंदर, केपी के अंदर कोर कमांडर को खत लिख रहे हैं वहां के बिजनेसमैन, हुकूमत जो है कि कहते हैं फेडरल में आपकी है, आप लोग चला रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो हालात हैं वो तो बड़े ही क्रिटिकल होते जा रहे हैं, चाहे वो मईशत का पहलू हो, चाहे वो सिक्योरिटी का पहलू हो, चाहे वो सियासी मंजरनामे पर जो है वो सबको जोड़ने की बात हो। आप लोग तो बहुत क्लेम कर कर आए थे कि जी हमें हुकूमत दे दें हम सब कुछ ठीक कर देंगे। सो वेयर इज द राइट थिंग्स? सबसे पहली बात यह है कि पीटीआई के दोस्तों से मुझे दुख इस बात का है कि जब भी सुनो तो ये एक ही बात करते हैं कि चोर हैं, डाकू हैं, खा पी गए, लूट के ले गए। अभी खुद आपने अपने प्रोग्राम में कहा कि कारोबारी लोगों ने कोर कमांडर को लिखा कि केपीक्यू की सूरत बड़ी खराब है और यहाँ लोगों को थ्रेट हो रही है। वहाँ गवर्नमेंट किसकी है? हमारी हुकूमत तो नहीं है, बल्कि पीटीआई की हुकूमत है। चंद दिन पहले आपने देखा होगा, लेकिन सिक्योरिटी फेडरल के अंदर आती है, सिक्योरिटी का सब्जेक्ट फेडरल सब्जेक्ट है। अच्छा यासीन साहब, मैं आपके पास यहीं से आऊंगी और आपकी पूरी बात इत्मीनान से सुनूंगी, लेकिन यहाँ मैं अभी आपको बताती हूँ नाजरीन कि वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस वक्त खिताब कर रहे हैं। आइए आपको वहां लिए चलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और G77 से की तकरीब से जी वहां पे न्यूयॉर्क में इस वक्त वजीर खारजा बिलावल साहब खिताब कर रहे थे, उसके लिए जाना पड़ गया तो वापस आ गए जी। यासीन आज़ाद साहब पे जाऊंगी वापस क्विकली, और जो बात कर रहे थे मैं चाहूंगी कि उसको कंटिन्यू करें। जी यासीन भाई, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है जी, मैं चाहूंगी कि आप जो जवाब दे रहे थे वो जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए जी। पहली बात यह है कि ये बात दुरुस्त है कि केपीके के जो ताजर बरादरान हैं उन्होंने कोर कमांडर को एक लेटर लिखा है कि हमारे यहाँ के हालात बड़े खराब हैं। इमरान खान साहब को भी लिखा है, दोनों को लिखा है जी। लोगों की जानो माल की हिफाजत की जिम्मेदारी उसी हुकूमत की होती है जब वो इक़्तिदार में है, नंबर 1। नंबर 2, मैं पिछले 4 साल से ये सुन रहा हूँ कि चोर हैं, डाकू हैं, खा गए, पी गए, लूट गए, मुल्क का सिस्टम तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। मैं अपने दोस्तों से, जो दोस्त अपने खिलाफ का इज़हार कर रहे थे, उनसे ये पूछता हूँ कि आपके 3.5-4 साल के दौरे हुकूमत में क्या पाकिस्तान के हालात इतने बेहतर थे? उस वक्त महंगाई नहीं थी। इवन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने ये भी कहा साफ कहा कि मुझे टमाटर का भाव पता करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं क्यों पता करूँ। आप जो सूरत हाल है आज का अगर प्रिंट मीडिया उठा के देखें तो जनरल बाजवा के मुतालिक जो कुछ इमरान खान ने कहा, और यहाँ तक कहा कि हमें इतना नुकसान तो दुश्मन ने हमें नहीं पहुँचाया जितना जनरल बाजवा ने बचाया। इमरान खान साहब से मैं ये पूछता हूँ कि 3.5-4 साल तक हम मुसलसल बाजवा की जो तारीफें करते थे और जब ये कहते थे कि हम एक पेज में हैं, बाजवा जैसा जमहूरी आदमी मैंने आज दिन तक देखा नहीं है। बाजवा ने हर मामले में हमारा साथ दिया, तब भी हमने अपनी हुकूमत की। आज वो बाजवा इतना बुरा हो गया कि इमरान खान साहब उसको बुरा भला कहते हैं और यहाँ तक तशबीह दे रहे हैं कि उन्होंने इतना नुकसान बचाया जो दुश्मन भी नहीं बचाता। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि हमारे कौमी असम्बली के लोगों के इस्तीफे एक्सेप्ट नहीं हुए। मैं ये पूछता हूँ कि जिस दिन से आपने इस्तीफे दिए, क्या आपने पार्लियामेंट लाजिज खाली कर दी है? क्या आपके अकाउंट में 82 असम्बली मेंबर के पैसा नहीं जा रहा? आप पैसा वसूल नहीं कर रहे? क्या आपके लोग जाके स्पीकर के सामने पेश हुए हैं, जाके कहा हो कि हमारे इस्तीफे एक्सेप्ट कर लो? नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि जो सूरत हाल इस वक्त है और जिस तरह का इमरान खान रोते हैं, दूसरों को करप्ट कहते हैं, दूसरों को बुरा भला कहते हैं। आज जो 6 अरब के करीब जो स्कैंडल सामने आया, क्या वो चोरी और डाके में नहीं आता? क्या उनकी बेगम को सऊदिया ने और जो दूसरे मुस्लिम ममालिक ने जो तोहफे तायब दिए, जो अरबों रुपए के हैं,
आपने उनको डिस्क्लोज किया, क्यों नहीं किया? कहने बाकी लोग तो करप्ट हैं, ईमानदार नहीं है। आपको तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अमीन और सादिक डिक्लेयर किया था। अमीन और सादिक होते हुए जो आपने तबाही मचाई तोशाखाने में, या जो आज की जो सूरत सामने आई और अरबों रुपए के जेवरात आप किसी लेके खा गए, आपकी बहन 60 अरब से ज्यादा प्रॉपर्टी की मालिक होकर पाकिस्तान से भाग के निकल गई। फराग गुबी का कोई पता नहीं वो कहाँ बैठी हुई है। कभी इमरान खान साहब ने कभी कहा कि मेरी बहन ने जो पैसे कमाया वो हलाल की कमाई से खाएं? वो हमारी खातून जो है वो ये कहती हैं मैंने सिलाई में से अरबों रुपया कमाया। तो यहाँ तक सिलाई की मशीनें बहुत सारे लोग लेके बैठे हैं, क्या वो अरबपति है? तो ये जो सूरत हाल है, दूसरों को बुरा भला कहना, अपने गिरेबान में जान के ना देखना, पाकिस्तान को तबाही बर्बादी के दाने पे ले जाना, IMF को आपने ही वज़ीर ख़ज़ाना से लेटर लिखवाना कि इनको कर्जा नहीं देना किसी भी सूरत में, और ये कहना कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब को अपना इक़्तिदार प्यारा है, उनको अपनी हुकूमत प्यारी है, उनको पाकिस्तान के मफादात प्यारे नहीं हैं। माशी सूरत हाल की जिम्मेदारी मैं पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों पर डालता हूँ। तमाम सियासी जमातों में PTI हो, मुस्लिम लीग हो, पीपल पार्टी हो, महंगाई की दुनिया में इस वक्त है, और ये बात हकीकत है कि पाकिस्तान में भी बहुत महंगाई है। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी खराब थी और आज भी खराब है। मैं किसी एक पार्टी को फेवर नहीं करता, मैं मेरिट्स की बात करता हूँ। और जब मेरिट्स की बात करता हूँ तो मैं तमाम जमातों की बात करता हूँ। आपके दौरे हुकूमत में पाकिस्तान के आसमान पे नहीं चला गया था, उस वक्त की सूरत हाल यही थी जो आज है। इन हालात में आप खुद अंदाजा कर लें कि आप इस मुल्क को कहाँ लेके गए। 4 साल के दौरे हुकूमत में आपने तबाही मचाई। आज पंजाब के अंदर जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। आपने पिंडी के जलसे में जाके ये कहा कि गोलियां चली और 4-5 गोलियां इमरान इस्माइल के कपड़ों से मिली। कि कैसी गोली थी जो कपड़ों में चली गई और आपको हिट नहीं कर रही? तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब को मैं ये मशवरा दूंगा कि मेहरबानी करके 6-7 महीने रह गए इलेक्शन में, अपना इंतजार करें और पार्लियामेंट के अंदर जाएं और अपना रोल प्ले करें। जो कुछ पार्लियामेंट से बाहर बैठ के आप बातें करते हैं तो पार्लियामेंट के अंदर जाके बातें करें और लोगों को बताएं और पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनका हल करने की बात करें। मेरे नज़दीक पार्लियामेंट से बढ़कर कोई इदारा हो नहीं सकता। आपसे कोई आदमी इस्तीफा नहीं देगा। आपकी पंजाब गवर्नमेंट परवेज जलाई कभी नहीं तोड़ेगा, वो अपनी जगह रहेगी। KPK में महमूद अहमद खान हुकूमत नहीं तोड़ेगा। और अभी भी आप कहते हैं मैं हफ्ते को डेट बताऊंगा कि असेंबलियाँ कब टूटेंगी। इमरान खान साहब को ये कहें कि अपने लोगों को समझाएं, खुद भी समझने की कोशिश करें, अपने खोज से बाहर निकलें, अपनी अनाज से बाहर निकलें और पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उसको क्राइसिस से निकालने के लिए पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें अपना रोल प्ले करें। और अगर वो अपना रोल प्ले नहीं करती इसका मतलब यह है कि उनको अपने इंटरेस्ट से ज़्यादा अजीज है बाकी दूसरों के। इन हालात में मैं ये कह सकता हूँ कि PTI की गवर्नमेंट ठीक का है। जो अच्छा रनर यासीन साहब मैं आपके यहाँ मुझे इस पे ये आपकी बात हो गई जो आपने जवाब दिया है, मुझे इस बात पे बता देना चमन बॉर्डर पे चौथे रोज के अंदर अंदर दूसरा वाकया हो रहा है अफगान फोर्सेस की तरफ से। आप तो आपकी हुकूमत तो तारीफें करती नहीं थकती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम पहले भी देखते आए हैं कि किस तरह से पीपल्स पार्टी के दौर में या PMLN के दौर में कौन कौन से वाकयात नहीं हुए सिक्योरिटी के हवाले से भी। फिर आपकी हुकूमत है, ये सिक्योरिटी की जो लैकिंग है और जो इस तरह की सिचुएशन इमर्ज हो रही है, ये तो बड़ी अलार्मिंग है, बड़ी कंसर्नफुल भी है। ये क्या पहले नहीं थी? पहले भी थी और अब भी है। मैं कब कहता हूँ कि बहुत अच्छी जा रही है, सिक्योरिटी का अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, मैंने तो ये नहीं कहा। मैं तो जो जायज़ बात होती है तो आप कोट करता हूँ कि इस वक्त हमारे मुल्क के हालात बेहतर नहीं है, पहले भी नहीं थे अब भी नहीं। और इन हालात को ख़राब करने में साबका हुकूमत PTI का बहुत बड़ा रोल है। अरबों रुपये, हज़ारों के हिसाब से अरबों रुपये कर्जा आपने लिया, मामलात को ज़्यादा तबाह बर्बाद आपने किया। और आज जब एक मुश्किल दौर में PDM को हुकूमत दी गई तो आपसे हुकूमत किसी ने छीनी नहीं, आपकी हुकूमत एक आईनी तरीके से हटाई गई। आपके पार्लियामेंट के मेंबरान आपके खिलाफ किए। आपने अगर इतना कंट्रोल था तो आपने लोगों को कंट्रोल करते, हालात को बेहतर बनाते, जो आप नहीं कर सके। आज मैं थोड़ी देर पहले जो है नूर आलम का इंटरव्यू सुना रहा हूँ
वो जो इंटरव्यू में जो उन्होंने कलमा शरीफ पढ़ के कहा कि मेरे खिलाफ अगर मैंने कोई करप्शन किया तो अल्लाह की ये ज़ात मुझे तबाह बर्बाद कर दे, और यही चीज़ इनके लिए अगर आए कि आप झूठा इल्ज़ाम लगाएं, और नूर आलम अगर ये कहता है कि झूठा इल्ज़ाम लगाने वाला आदमी तबाह बर्बाद हो जाए, तो ये क्या मजाक बनाया हुआ हम लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर? क्या आपके अकाउंट में तनख्वाहें, आपके जो मेम्बरान हैं उनके बच्चे तनख्वाहें नहीं जा रही अकाउंट के अंदर? क्या पार्लियामेंट दादीज आपने खाली करके हुकूमत के हवाले कर दिए, मजे भी कर रहे हैं और शोर भी कर रहे हैं, और कहते हैं जी हम हुकूमत तोड़ेंगे? अभी भी कहते हैं हफ्ते को मैं ऐलान करूंगा कि पार्लियामेंट कब टूटेगी, सूबाई असम्बली कब टूटेगी। तोड़ दें भाई, क्या सूबाई लेवल पे इलेक्शन नहीं होंगे? इलेक्शन हो जाएंगे, इसमें क्या बुराई है? लेकिन ये बात एक हकीकत है कि पाकिस्तान इस वक्त बड़ी मुश्किल सूरत से दो चार है। हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम पाकिस्तान को मुश्किल सूरत से निकालने के लिए अपना रोल प्ले करें। लेकिन इस मुल्क की बदकिस्मती है कि हमारे सियासतदान उसको मुश्किल सूरत से निकालने के लिए तैयार नहीं है, माशी सूरत को बेहतर करने के लिए। ठीक है, लाल वली चंद साहब आपकी तरफ वापस आऊंगी। लाल वली चंद साहब, यासीन साहब कह रहे हैं कि माजी की हुकूमत की वजह से सारी सिचुएशन मर्ज हुई है, सिक्योरिटी के हवाले से भी केपी में गवर्नमेंट आपकी है। आज ताजिर बरादरी लिख रही है, खान साहब को भी खत लिखती है, कोर कमांडर को भी वहाँ के खत लिखती है कि जी हमें भत्ते के पर्चियां मिल रही हैं, हालात ठीक नहीं है। आप इस पे क्या कहते हैं? शुक्रिया रिता। सबसे पहले तो यासीन आज़ाद साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं उन्होंने जो सवाल पूछे उनका जवाब देना चाहूँगा। उन्होंने पूछा कि हमारे अकाउंट में तनख्वाहें नहीं आ रही हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि हमारे अकाउंट्स में तनख्वाहें नहीं आ रही हैं। हम 8 अप्रैल तक मेंबर थे या 9 अप्रैल तक, तब तक हमारी तनख्वाह हमें मिली, उसके बाद हमें कोई तनख्वाह नहीं मिली। ये तनख्वाह की बाकी अगर जो है नून लीग वाले अगर वो इस तरह का प्रोपेगेंडा करे तो ठीक, मुझे उनकी बात समझ में आती है। लेकिन यासीन आज़ाद जैसा एक बिल्कुल सोबर किस्म का आदमी इस तरह के झूठी प्रोपेगेंडा को उठा के बात करे तो ये नामुनासिब बात है। अब आए दूसरी बात पे कि हम इनको चोर चोर कहते हैं और हमें नहीं कहना चाहिए। तो मैं मोअज़्ज़त से कहूंगा कि हमने नहीं कहा था। शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को आसिफ जरदारी ने चोर कहा था और जरदारी को इन दोनों ने चोर कहा था। जरदारी साहब को जो खिताब दिया था वो था अली बाबा 40 चोर का, और जरदारी साहब ने इनको खिताब दिया कि इनके गर्दन में सरिया है, और ये क्या क्या नहीं कहा था, जो मोदी का यार है, गद्दार है, इन पे इन्होंने खुद ने FIR की हुई है, खुद ने केसेस किए हुए हैं। जरदारी को हमने जेल में डाला था चोरी के केस में, नवाज शरीफ ने डाला था। नवाज शरीफ कब भागा था? जरदारी ने भगाया था। तो देखें, इन दोनों ने चोरियां की हुई हैं। सवाल तो आपकी तरफ आता है कि दो मुल्क के सबसे बड़े चोर जो खुद एक दूसरे को कहते रहे हैं, कैसे बगलगीर हो गए? कौन लाया इनको? किसने मिलाया इनको? जिनका ना नजरिया एक, ना झंडा एक, ना कोई सियासत एक, ना उनके आगे पीछे कोई चीज मिलती नहीं थी, उन्होंने ये सब आके किया। तो आप हमें ना कहे कि हमने ये सब कुछ किया, ये आपका ही किया हुआ है। बाजवा साहब को हम क्या कहते हैं, बाजवा साहब जवाब देंगे। मुझे तो समझ में नहीं आती कि नून लीग या PDM बाजवा की वकालत क्यों कर रही है। क्या आप उनके वकील थे? क्या आप उनके कहने पे चल रहे थे, या अभी भी उन्होंने कोई आपको फीस दी हुई है कि जो आप जब भी बात होती है तो आप उस बात पे आ जाते हैं? आप चमन बॉर्डर की बात करते हैं कि पहले भी खराब थी, अभी नहीं। जब तक हमारी हुकूमत थी, अफगानिस्तान बॉर्डर जो था वो स्टेबल था, वहां पे इस तरह की चीजें नहीं हो रही थी। तालिबान TTP वाले स्वात में नहीं आए थे। ये आपकी नाकाम तरीन खारजा पॉलिसी का नतीजा है कि ये सब कुछ हो रहा है। दो वजीर खारजा रखे हुए हैं, एक स्टेट की मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर, एक फेडरल मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर, और आपकी चीजें तो कोई कंट्रोल होती नहीं है। अच्छा, आप बात करते हैं कि आपका मुआशियत में साथ दें। भाई आप कैसे हम साथ दें? एक मतलब समझाए जरा कि आप 2 रुपए अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं और कहते हैं कि जहर खाने के लिए हमारे पैसे नहीं है। बिलावल भुट्टो जब से वजीर खारजा बने हैं वो पाकिस्तान में कम रहे हैं, बाहर ज्यादा रहे हैं। जब पाकिस्तान आते हैं तो सोशल मीडिया पे मजाक उड़ता है कि वजीर खारजा पाकिस्तान के दौरे पे आ गए हैं। तो आप कैसे हमें कहते हैं कि हम जो है, अरे ये बताएं मुझे कि आप कौन सा जो है वो पाकिस्तान में इनकलाब बर्पा कर रहे हैं कि 100 की आपने फौज बना ली है वज़रा की,
कि तारीख में कभी नहीं हुआ कि इतनी बड़ी आपने फौज बनाई है गुजरात की, जिन पे अरबों रुपए पाकिस्तान की आवाम का आप खर्चा कर रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि आप सीरियस हो जाए। अरे उसके अलावा भी एक सवाल उठता है जो पूरी कौम पूछ रही है, चले इमरान खान पे आप जो इल्जाम थे ठीक है, चले मान लिए ना एक मिनट के लिए, आप क्या लेने आए थे लोग भाई यहाँ पे? आप तो आए थे कि इमरान खान ने महंगाई कर दी, वो मरियम नवाज निकलती थी वहां से, बिलावल भुट्टो कराची से निकलते थे, केपीके से और बलूचिस्तान से मौलाना फजल रहमान साहब निकलते थे कि इमरान खान ने महंगाई कर दी। अब वो 12% से 24% पे हो गई, आपको नजर नहीं आती महंगाई? आज आज की तारीख में डॉलर अवेलेबल नहीं है आपको। आज 600 पॉइंट स्टॉक एक्सचेंज गिर गई है, आपकी 14% फॉरेन रेमिटेंसेस गिर गए हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आपकी 7.7 गिर गई है सिर्फ अक्टूबर में। आपके फॉरेन रिजर्व जो है $7 बिलियन है, उसमें $3 बिलियन सऊदी अरबिया के हैं, 2 मुत्तहदा अरब अमारात के हैं और 2 अरब आपके चाइना के पास है। आपके पास अपना फॉरेन रिजर्व में ₹1 भी नहीं है इस वक्त। तो आपने इस मुल्क को दिवालिया कर दिया और फिर आप कहते, हमें कहते कि हम आप पे इल्जाम लगाते। फिर अगर आप आए थे तो आप पहले कौम के लिए, आप आवाम के लिए कुछ करते। तो आपने क्या किया? सबसे पहला काम तो आपने नेब कवानीन में काम दी थी आपको, उसमें क्या इमरजेंसी थी? आप 2-4 महीने सब्र भी कर लेते। आज आप ख्वार हो रहे हैं, आज पूरी पीडीएम जलील हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में जजेस सवाल पूछ रहे हैं कि इसमें तो सिर्फ सियासतदानों का फायदा हुआ है, इसमें तो सिर्फ ये उनको फायदा दिया है इस कानून ने जिन्होंने ये कानून पास किया है। आप एक ही मुझे कानून बता दें जो अवाम के अपने मुफाद में कानून बनाया हो। आपने 7 माह में कानून के अवाम के मुफाद में एक कानून नहीं बनाया है। आपने रईस एक कसर जो आप इमरान खान पे इल्जाम लगाते थे 8वीं तरमीम के रोल बैक का, आपने पीडीएम की गवर्नमेंट ने 8वीं तरमीम रोल बैक करने का जो है इफ्तिताह कर दिया है, आगाज कर दिया है। और आपके खुद के मैं नहीं कह रहा हूं, अख्तर मेंगल कह रहे हैं कि आपने ये किया है, आपको जेयूआई कह रही है आप ये किया है। अब आपके अंदर जो है फेडरल गवर्नमेंट, आपके पास तो है 20-22 किलोमीटर की एक गवर्नमेंट, उसमें भी आप एक पेज पे नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान के मुफाद में आप तो इलिजिटिमेट है ना, आपके पास नवाज लीग के मेंबर ही 85 है, कैसे प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है? 150 जिनकी सीटें इमरान खान, उनको उतार के 85, ये ऐसे नहीं होता। ये खुद ही कहते थे अदम एतमाद ऐसे नहीं आता जब तक एस्टेब्लिशमेंट साथ ना हो। तो सही कह रहे हैं ना इमरान खान, जो गुज़श्ता 7 माह में हुआ बाजवा डॉक्ट्राइन के तहत। आप देखें ह्यूमन राइट्स की पोजीशन क्या है। आज आपका 74 साल एक आजम स्वाति पार्लियामेंट्रियन है, उसको आप उसके साथ आप कर क्या रहे हैं? कभी कोयटा, कभी कराची, कभी इस्लामाबाद, कभी कंदकोट सिंध के, कभी किसी शहर में। कोई कोई इस मुल्क का आप दुनिया में क्या मैसेज दे रहे हैं, आपको कुछ समझ में आता है? आपने मीडिया में आपका कोई नहीं मानता, उसको नंगा करके मारते हैं। आप जो है अरशद शरीफ को दुनिया में वो जहां जहां जाता है आप पीछा करते हैं। यहाँ पे 16 एफआईआर करते हैं, दुबई में होते हैं तो आप उनको प्रेशर डाल के वहां से भागने पे मजबूर करते हैं। जब वो कीनिया में जाके पनाह लेता है तो आप वहां जाके उसको मार देते हैं। तो उसका कोई उसको पूछने वाला है? उसकी माँ अरशद शरीफ की यहाँ पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भटकती रहती है, उसकी एफआईआर नहीं होती। एफआईआर कौन बनता है? एफआईआर दाखिल करता है एक एसएचओ। क्या वो लावारिस था अरशद शरीफ? इमरान खान पे हमला होता है तो ये कपड़ों में लग गई, ये वो देखे। अल्लाह सब लीडरशिप जिसकी भी हो, जिंदगी जिसकी भी हो, उसको अल्लाह सेहत भी दे और जिंदगी भी दे। आपको ये रवैया कि क्या खुद ने गोली मार दी थी इमरान खान ने? बहुत ही इंतई उनकी आपने एफआईआर नहीं होने दी। आप इस मुल्क को उस नैज पे ले जा रहे हैं जहां से वापसी नामुमकिन हो जाएगी। और खासतौर पे आपने जो ये चमन बॉर्डर की बात की है, आपको अंदाजा होना चाहिए आपके पास पैसे नहीं है। आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री आपको कह रही है कि पैसे दें, क्योंकि ये सारी साजिश पाकिस्तान की फौज को कमजोर करने की है, पाकिस्तान को कमजोर करने की है। और पाकिस्तानी अवाम के साथ जो ये बदला लिया जा रहा है ना, इसको आप ये कहते थे कि फ्लड्स आए हैं और यहाँ पे इलेक्शन नहीं हो सकते। और फ्लड्स में आपकी इलेक्शन कमीशन सिंध में अब क्यों ऐलान कर रखा है लोकल गवर्नमेंट का? पंजाब में क्यों ऐलान कर रखा है लोकल गवर्नमेंट का? इसलिए कर रखा है कि इमरान खान को जनरल इलेक्शन नहीं दे रहे। आप सबको साथ मिला के खेल रहे हैं, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। ठीक हो गया, सही है, बड़ी पर्टिनेंट पॉइंट आ गया है। मैं जरा ज्वाइन कर रहे हैं, मैं सेंटर ताज हैदर साहब, उनकी तरफ भी जाती हूँ पीपल्स पार्टी से। अस्सलाम वालेकुम सेंटर ताज साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप?
आवाज आ रही है आपको सेंटर ताज साहब? जी 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 जी। जी बहुत शुक्रिया सर फॉर ज्वाइनिंग अस। सर बहुत क्विकली आपसे पूछूंगी, आपका स्टांस लूंगी। एक चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जाहिर सी बात है टेक्निकली भी आप चीजों को देखते हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, हमेशा से रहे। सर ये जो एक तरफ इस्तीफों का मामला है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का बना हुआ, और दूसरी तरफ जो है हम देख रहे हैं कि खास तौर पे जो इस वक्त बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, उसके हवाले से क्या जो पीएमएलएन की वुज़रा और जो लीडरशिप सदर पाकिस्तान से मुलाकातें करी है इस जमन में, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बीइंग सीसी मेंबर भी और सीनियर मेंबर, आप इस बारे में ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि क्या पीपल्स पार्टी भी ऑन बोर्ड है इन सारे मुज़ाकरात में, और अगर है तो आप इसको कैसे देख रहे हैं कि क्या कोई डेडलॉक अभी तक टूटा है और कोई कॉन्क्रीट हल की तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि इस पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से बहुत सारी चीजें कनेक्टेड हैं। नहीं, वो मेरे ख्याल से तो हम अपना मौका दे चुके हैं इस सिलसिले में कि इलेक्शंस वक्त पे होने चाहिए, लेकिन अगर उससे पहले होते हैं तो ठीक है, हम तैयार हैं। वो असेंबलियां डिसॉल्व कर रहे हैं शायद पंजाब की और पख्तूनख्वा की, तो ठीक है, उसके बाद इलेक्शंस होंगे तो हम इलेक्शंस लड़ेंगे। ठीक है। और सर दूसरी तरफ ये भी बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी जैसे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमा लालचंद मलिक साहब भी हमारे साथ हैं। ये जो चमन बॉर्डर के ऊपर जो हुआ है विद इन 4 डेज के अंदर दूसरा पाकिस्तान और अफगान फोर्सेस में झड़पें हुई हैं और अफगान फोर्सेस की शहरी आबादी पर फायरिंग हुई है, ये बड़ा एक इंसिडेंट है, सैड इंसिडेंट है। इसको आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान तरीके इंसाफ कहती है कि ये हमारी खारजा पॉलिसी की नाकामी है। नहीं, हम बिल्कुल एंगेज कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं उनसे, और उन्होंने पहले माजरत भी की थी, लेकिन लग ये रहा है कि शायद जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ है वो पूरे तौर पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है अपने जो लोग हैं उनको, और शायद कोई स्प्लिंटर ग्रुप ऐसे हैं कि जो ये कर रहे हैं, क्योंकि जो पहले हुआ था चमन पे वाकया, तो उसकी तो उन्होंने न सिर्फ माजरत की थी बल्कि ये एश्योरेंस दी थी कि आइंदा इस किस्म की चीज़ें नहीं होंगी। तो वैसे ये मामला काफ़ी सीरियस है, क्योंकि जाहिर है कि हम रोज़ ही देख रहे हैं कि हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे लोगों पे चीज़ हो रही है, और हमारे लिए ये भी मुनासिब नहीं है कि हम एक पड़ोसी मुल्क से जंग करें या कुछ इस किस्म की, और ख़ास तौर से जो जहाँ मुसलमान बसते हैं। तो इसको मामले को जाहिर है कि दफ्तर खारजा यही कह रहा है, और वर्ल्ड कम्युनिटी को भी ये चीज़ है। अफ़गानिस्तान के लिए बेहतर यही है कि जो इंसानी हकूक़ का मामला है, जो बच्चियों की तालीम का मामला है, वो उसके ऊपर तवज्जो दे, और अगर वो इस किस्म की चीज़ करते हैं तो जो भी उनके मसाइल हैं उनको हल करने के लिए जो हमारा मुल्क है और चाइना है और दूसरे ममालिक, वो सब ताउन करेंगे। लेकिन अगर वो नहीं इंसानी हकूक़ का एहतराम करते या बच्चियों की तालीम पे कुछ नहीं करते, या उनकी ज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती रहती है, तो फिर काफ़ी दुश्वारी पैदा होगी। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया सेंटर ताज हैदर साहब, आपका भी, क्या आपने अपना व्यू पॉइंट भी दिया। लालचंद मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, और यासीन आजाद साहब आपका, तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया जी। प्रोग्राम में वक्त खत्म हो चुका है क्योंकि आपको पता है, और नाज़रीन इस वक्त जो सिचुएशन है, बार बार कह रही हूँ कि वो पॉलिटिकल सिचुएशन से सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, चाहे वो सिक्योरिटी हो, इकोनॉमी हो, हर चीज की स्टेबिलिटी तभी आती है जब आपकी इंटायरली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है। और अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए सब नहीं बैठ रहे, बार मैं कह रही हूँ, तमाम स्टेक होल्डर्स अगर नहीं बैठते एक पेज के ऊपर, डेडलॉक नहीं खत्म होता, मुज़ाकरात नहीं करते, तो हालात बहुत ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेजबान सफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।